विचार मंचावर विराजमान या देशाचे नेते शरदचंद्र पवार साहेब, शिका पक्षाचे नेते भाई जयंत पाटील, शिवसेनेचे नेते ज्येष्ठ नेते सुभाषजी देसाई, सुषमा अंधारेताई आणि आपले सगळ्यांचे उमेदवार आनंदभाई गीते, इथे उपस्थित असलेल्या भावा बहिणींनो, हजरात, खवाईतीन, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। बहुत दिनों के बाद बोलने का मौका मिला, आज तो मन की दिल की भड़ास निकाली। सब पाकिट मारों का हिसाब किया जाएगा। घर पे दरोड़ा डाल के चोरी करके भी चैन की नींद इनको कैसी आती है, यही समझता नहीं। मुझे समझता नहीं है कि तटकरे साहब जरा हमको समझाओ, आपको क्या देना बाकी था? पहले तुमने अंतुले जी को सुला दिया, आज बड़े ही खंडे पे हाथ डाल के घूम रहे उनके लड़के के साथ, पर अंतुले जी ऊपर से देखते रहेंगे तो आंख में आंसू आते रहेंगे कि मेरा लड़का क्या कर गया इसके साथ। पुतना दामाद, वो अपने वो रिश्ता मालूम नहीं, लेकिन नाम तो उसका ही इस्तेमाल करता है ना, वरना इसको पहचानता कौन है? यानी तो छोड़ दो, इसका हिसाब कर लेंगे, जनता ही कर लेंगे। बात ऐसी है कि तुमने क्या सीखा उन लोगों से? राहू दे बाबा, सगळ्यांना उभं राहू दे, तुम्ही एकेकाला बाजूला गेले तर सगळेच बाजूला जातील। मध्ये नाही, आता मला इथनं बोलू द्या, मला बोलून अडचण करू नका, परत साहेबांना बोलायचंय, मला घाई करू नका, थांबा जरा, आता काय बोलू नका मध्ये। आप चुप बैठने वाले हो या भाषण यहीं पे समाप्त कर दूं? शांत बैठो यार, ये क्या तरीका है क्या? ये एक ऐसी सभा है, हम रायगढ़ वालों को मालूमात देने वाले हैं कि गद्दारी किसको कहते हैं। क्या लगता है आपको, शरद पवार क्या इंसान नहीं है? शरद पवार को क्या दिल नहीं है? शरद पवार के आंख में आंसू दिखते नहीं तो क्या वो रोते नहीं है? हर आदमी को जख्म होती है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। क्या कमी किया था तटकरे साहब आपको? आपको मिनिस्टर बनाया, जब जयंत भाई ने कहा था मत बनाओ तो भी आपको बनाया, क्योंकि जयंत भाई सबसे ज्यादा पहचानते हैं आपको। फिर आपके बेटी को बनाया, आपके बेटे को बनाया, आपके भाई को बनाया, और एक भाई के लड़के को भी बनाया। फिर आपने झगड़ा हुआ, बहुत बात अलग है, लेकिन एक घर में 5 पद देने के बाद एक घर तोड़ने का काम अगर सही में किसी ने किया होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह ताला को हजर नजर करके, कि ये काम सिर्फ सुनील तटकरे। ये घर में अगर दीवार किसी ने खड़ी की होगी तो वो सुनील तटकरे की। प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री, सुबह 7 बजे घर में अधिकार, जाने का अधिकार किसको था? तटकरे साहब को।
लेकिन 2014 से लेकर 2023 तक सार्क के पास सुबह जाने का और सिर्फ इतना ही बोलने का, चलो साहब बीजेपी में जाते हैं, चलो साहब बीजेपी में जाते हैं, और फिर बाहर आके वे बोलने का कि साहब ने तो हाँ कह दिया था। साहब ने हाँ नहीं किया था, आपसे दूर भागने के लिए साहब कहते थे जाओ चर्चा करके आओ, तुम्हाला वाटेला लावायचं काम करत होते, पण तुम्हाला सबक बदलाय। साहब कभी भी जातिवादी लोगों के साथ हाथ नहीं मिला सकते, ये पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। अरे अपना घर टूटते हुए दिख रहा था, अपना घर टूटते हुए दिख रहा था, तुम्हें ये आदमी ने ये नहीं कहा कि घर एक होने के लिए चलो भाजपा में चलते। कहा तू घर टूट गया तो चलेगा, लेकिन मैं महाराष्ट्र की मिट्टी के साथ नहीं छोड़ सकता। सुषमा ताई ने अभी कहा, जो कल हमारे माननीय पंतप्रधान विश्वगुरु ने कहा, कल जो कुछ कहा उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलता हूं। मैं सिर्फ जो लोग मुसलमानों को गाली देते हैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान दो हुए तो मौका था मुसलमानों को एक अलग देश में रहने का। तब ये मुसलमानों ने तय किया कि जिस मिट्टी पे हमने कदम रखा है, जिस मिट्टी को हमने छुआ है, वहां हमने नमाज पढ़ी है, उस मिट्टी को छोड़ के हम दूसरी मिट्टी पे नहीं जाएंगे। और यहां का मुसलमान पाकिस्तान में ही है। और कितने बार ये सर्टिफिकेट देगा तुमको राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का। कोई मुसलमान देशद्रोही नहीं होता है। जो हिंदू जितना प्यार इस मिट्टी से करता है, उतना ही प्यार हर मुसलमान इस मिट्टी से करता है। तो क्या हो गया? कल तो बहुत बड़ी बड़ी भाषा में बोल दिया, और कल ही बोल दिया, बोले सऊदी अरेबिया से अरेंजमेंट हो गई है, हज को अब ज्यादा लोग भेजेंगे। उनको लगा था मुसलमानों का गुस्सा, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो गुस्सा निकल रहा है उसको शांत कर दूंगा। मोदी साहब आपने नहीं किया, सऊदी अरेबिया ने हज की सीट बढ़ाए हैं, आपने नहीं बढ़ाए। आपके तो लोग कह रहे हैं तो जो हाजियों को सहूलत मिलती है उसको कम कर डालो। हम इतने बेशर्म नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए तकड़े पे हम हाथ जाएंगे। जाएगा कोई? मंजूर है आपको? तो मैं पूछना चाहता हूं तटकरे साहब, आप खुद को सेक्युलर समझते हो ना? कल इन्होंने कुछ जाहिरनामा क्या बोलते हो, मैनिफेस्टो वगैरह कुछ खुल दिया है तटकरे साहब ने और उसके बड़े साहब ने। उसमें लिखा है कि हम सेक्युलरिज्म नहीं छोड़ेंगे। तो जो हम बात कर रहे हैं उसका 1% बोल के देखो कि मोदी साहब आपने जो बोला वो गलत बोला। हिम्मत है तो बोल के दिखाओ। हमारे हिंदू भाइयों को आप ये कब आया बाहर? ये जबान से कब आया बाहर? जेवढ्या पहिल्या टप्प्याची निवडणूक संपली, 102 जागांवरच्या निवडणुका झाल्या आणि त्याचा रिपोर्ट जो सिक्रेट एजन्सीजने द्यायला सुरुवात केला, त्याच्यामध्ये त्यांना सांगितलं की 78 जागी घोटाळा होण्याचा संभव आहे। किती? 102 पैकी 78। आणि मग साहेबांची जीभ घसरली। 1914 आम्ही असं देऊ, तसं देऊ, हे देऊ, ते देऊ, काही दिलं नाही आजपर्यंत। नोकऱ्या किती जणांना मिळाल्या इथे? महागाईच्या बळी किती महिला आहे तिथे? घर में गैस सस्ता आता है, गोश्त की कीमतें कितनी बढ़ गई है। आजकल दाल गोश्त बनता है घर में? बनता है क्या? आपली सुकी मासली किती महाग झाली? सगळीकडे महागाईचा मार पडत असताना तुम्हाला काहीच वाटत नाही।
बेकारीचा उच्चांक आहे. उच्चांक 70 वर्षात काय झालं, 70 वर्षात काय झालं, 70 वर्षात जे झालं नाही ते आता होतं. या देशामध्ये वर्ल्ड लेबर ऑर्गनायझेशन अधिकृतरित्या जाहीर करते की भारतामधल्या तरुणांमध्ये, युवकांमध्ये 84% तो तरुण हे बेरोजगार आहेत. ही शर्मेची बाब नाही. ज्या आधीच्या ताई बोलल्या त्या म्हणाले भुकेचा इंडेक्स, हंगरी इंडेक्स नावाचा इंटरनॅशनल इंडेक्स असतो. आपल्याला लाज वाटली पाहिजे की हंगरी इंडेक्स मध्ये आपण अफगाणिस्तान, नेपाळ, श्रीलंकेच्या खाली आहोत. इतकी माणसं भुकेली आहेत आपल्याकडे. पॉवर्टी इंडेक्स मध्ये आपण 138व्या क्रमांकावर आहोत. ज्या 5 ट्रिलियन आणि 3 ट्रिलियन अशा ट्रिलियन आपल्याला काय समजत नाही बाबा. आपल्याला लाख्यावरती मोजायची सवयच नाही. त्या इकॉनॉमीचा विचार केला तर आम्ही पुस्तकं वाचत असतो. भारताचा क्रमांक 139 आहे. म्हणजे भारत हा पहिल्या 8 मध्ये कशातच नाही, फक्त पॉप्युलेशन मध्ये नंबर 1 वर है. और उनको शायद पता नहीं कि 1947 में जितना मुसलमानों की संख्या थी, उसका अगर लॉजिकल ग्राफ देखा जाए, आप भी सुन लो, जवाब देने के लिए आपको भी मदद होगी. ग्राफ देखा जाए तो पिछले 20 सालों में मुसलमानों की जनसंख्या कम हुई है. क्योंकि मुसलमानों को भी समझ में आता है कि हमें तालीम, हमारी भूख, हमारा घर चलाना है तो हमको बच्चों के ऊपर सीमा लगानी पड़ेगी. ये मुसलमान अब इतना अड़पड़ नहीं रहा है. मोदी जी के कितने भाई थे मालूम है आपको? आदित्यनाथ को कितने भाई है मालूम है आपको? अरे नहीं मालूम? 6 नहीं 7. तो आपको इतने भाई चलते हैं और हमको कुछ 8 भाई हो गए तो ये पैदा ज्यादा करते हैं. अरे सच तो बोलो यार, कहां गए तुम्हारे विकास के मुद्दे? उठे सुटे नेहरू के ऊपर बात करते हैं. मैं आते आते सुन रहा था जयंत भाई और पवार साहब बात कर रहे थे. ये फैक्ट्री आई, जयंत भाई बोलते साहब तुम्हीच बनवलेली नाही आयटीसी आली. फिर जरा आगे गए और कोई फैक्ट्री है, साहब तुम्हीच आणलेली नाही. शरद पवार के पास देखते, उनका चेहरा देखते तो हमें 72,000चा कर्जमाफीचा असा हसरा चेहरा दिसायला लागतो साहेबांमध्ये की 72,000 रुपयाची कर्जमाफी केली होती. आणि ह्यांची अजित पवार दिसले की आठवतं 70,000चा सिंचन घोटाळा ज्याच्यात हे मदतगार आहे. क्या हुआ था? जो सुषमा ताई बोली वो बहुत सच है कि हम कतराते थे, डरते थे कि इनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, इनके बारे में बोलेंगे तो साहब नाराज हो जाएंगे. दुनिया एक तरफ और शरद पवार एक तरफ, उनकी नाराजगी मैं नहीं सहन सकता और इसलिए चुप बैठता था. जब भी मुंह नहीं खुलता था. बस इस तरीके से बातें कर रहे हो. शाहू फुले अंबेडकर के विचार ये ढोंगी है. ऐसे बोलने वाले ये तटकरे साहब शरद पवार को ढोंगी बोलने वाले. अरे साहब ने क्या नहीं दिया? अरे तुम जिंदा हो क्या हो जयंत पाटील साहेब? जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आदितीला करताना तुमचे सदस्य किती होते? 23. त्यांच्याकडे किती होते? 12 ना, 11. तो भी जीत पकड़ के बैठे पवार साहब के पास, साहब आदितीला अध्यक्ष करा, साहब आदितीला अध्यक्ष करा. साहब भी भोले दिल के. पर प्यार क्या होता है समझ लो, रिश्ता क्या होता है समझ लो, आदर क्या होता है समझ लो. जयंत भाई को साहब ने बुलाया और कहा अरे तटकरीच्या पोरीला अध्यक्ष कर दिया. मुझे लगता है थोड़ा सा हाना किया होगा, तब थोड़ा सा होना ही झाला असेल. पर साहब ने एक बार बोला
और जैन भाई ने हाथ गर्दन झुका के साहब को बोला, साहब आप जो बोले हो, और तटकरे की लड़की को पूछना। ये इसका दिल है, ये इसका दिल, ये रायगढ़ वालों का दिल है, जो शिवाजी महाराज और अंबेडकर इतना बड़ा था। ये जैन भाई मायगढ़ के मिट्टी से आए हैं, क्या संबंध, पार्टी में नहीं है, उनकी विचारधारा अलग है, पर तो भी सिर्फ साहब ने बोला, इसलिए कम संख्या होते हुए भी आदित्य तटकरे अध्यक्ष हुए। लेकिन जब वक्त आया, मैं इनके तरफ उंगली दिखा के कहता हूं, सच बोलो, तुमको मदद की उन्होंने? हा, याचं तर मला सगळं माहिती आहे, माझ्या बरोबर झालं। जब भी मौका मिला जैन भाई का पैर खींचने का काम ही उस आदमी ने किया। पैसा इतना हो गया है कि मैं शहंशाह सम्राट बन गया हूं, मैं पैसे पे किसी को खरीद सकता हूं, ये दिल में जाके बैठा है। मैं मुसलमानों को पूछता हूं, क्या मुसलमान अपना ईमान बेचेंगे? ईमान खरीदने वाला अल्लाह के सिवाय को हो ही सकता है? इसका पैसा इतना बड़ा हो गया है कि अल्लाह वालों को बोलेगा कि तुम्हारा ईमान खरीदूंगा। ये एक लड़का बैठा है यहां पे, उठे रहो, ये पहचानता है कौन है? ये डॉक्टर उंद्रे साहब का लड़का है। ये उंद्रे साहब का लड़का है भाई, मोहसिन। देखो, उंद्रे साहब को नहीं जानता ऐसा एक मुसलमान है यहां पे बैठा हुआ? जरा हाथ उठा के बताओ कितने जन उंद्रे साहब को जानते थे? एक आदमी जो बोरली पंचाटन से निकलता है, गांव उसका, बंबई जाता है, डॉक्टर बनता है, अपनी पहचान अमेरिका में करवाता है, अपनी पहचान लंदन में करवाता है, लेकिन अपने गांव वालों को नहीं भूलता है। ट्रस्ट बनाता है, मराठी स्कूल खोलता है, जहां पे हमारे मराठी बच्चे लोग भी पढ़ेंगे और हमारे कोंकणी मुसलमान भी पढ़ेंगे। और स्कूल कौन सी खोलता है? सब मराठी की। हमारी मुस्लिम लड़कियां पढ़नी चाहिए, हमारी मराठी लड़कियां पढ़नी चाहिए, इसलिए बोरली पंचायतन में क्या खोलता है? वुमेन्स कॉलेज। क्या फक्र नहीं है मुसलमानों को कि ऐसा आदमी भी हमारे मिट्टी में जन्म लिया है? फक्र से कहते हैं कि डॉक्टर कुंद्रे ये हमारी एक बड़ी शख्सियत थी। यहां से बंबई कोई भी गया बीमार है, जसलोक हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल, वो जो हॉस्पिटल बोलो वो उधर डॉक्टर कुंद्रे साहब एडमिट करवा देते थे। उनका ट्रस्ट था। आखिरी दिनों में उन्होंने अपने मां को और अपने बीवी को और अपने बेटे को वो ट्रस्ट में डाला था। जबरदस्ती वो ट्रस्ट कब्जे में लेने की कोशिश में आज अल्लाह को हाजिर नाजिर करके इस बेटे के ऊपर हाथ रख के कहता हूं, ये तटकरे नहीं किया। वहां पे अपने आदमी घुसाए, इसके मां को और इस बेटे को खोली में बंद करके रखा। उनके लोगों ने 78 साल की उसकी मां थी, मैंने उसको भी बुलाया था, लेकिन सच बताऊं वो मां बहुत डरती। हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस बेटे को पूछा गया कि आप तुम्हें तकरार करना का, इसको पूछा तो ये कुछ बोलने के पहले ही उसकी मां उड़ गई, नहीं 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 प्रेस हमें तकरार नहीं करना। क्या दहशत है तटकरे साहब आपकी दिल पे, उनके दिल पे, ये जरा सोचो क्या मिला ये सब आपको करके। पूरी कमिटी इसकी चैरिटी कमिश्नर ने मंजूर कर दी, लेकिन आज तक कब्जा नहीं छोड़ा। पुलिस की कोई गलती नहीं है, गार्गे साहब बहुत अच्छा साहब है, लेकिन इसके मां ने कंप्लेन डाली हुई है। उधर एक औरत वो ट्रस्ट की मेंबर थी, उसके पूरे कपड़े फाड़े गए,
पूरे सबूत है, कैमरा है, लेकिन पुलिस ने केस नहीं लिया। इसके मां के ऊपर केस ली, इसके ऊपर केस ली, और आज जब यह ट्रस्ट पूरे उनके ताबे में है, उनको आरडीसी कहता है, बल्कि आरडीसी का कोई संबंध नहीं है कि तुम दोनों मां बेटे उस ट्रस्ट के जमीन में नहीं जाओगे, और सब टटकरे के चमचे उंदरे ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। ये कौन सा कानून है? किन चीजों की सजा दी जा रही है उंदरे फैमिली को कि वो अच्छा काम करते, इसकी सजा है? रायगडच्या त्या उंदरे ट्रस्ट मध्ये फक्त कोकणी मुसलमानांची पोरं शिकत नाहीत, पोरी शिकत नाहीत। सावंतवाडीपासून ते रायगड पर्यंत हिंदू मुसलमान सगळ्यांची पोरं पोरी, दलित अल्पसंख्याक सगळ्यांचे पोरं पोरी त्या शाळेमध्ये जातात, एकत्र शिकतात। हीच आपली या कोकणाची संस्कृती आहे। आपण इकडेच उद्ध्वस्त केलं नाही, आणि म्हणून तर आपली भाषा आहे क्या, कोकणी मुसलमान असो नाही तर कोकणी मराठी असो, भाषा कुठली बोलतो? तीच ना, आपलीच भाषा। का आमच्यात कधी आम्ही फरकच केला नाही? हे फरक करण्याचं काम ह्या लोकांनी। तेव्हा तुम्हाला मतदान करताना अत्यंत हुशारीने करायचं आहे। ज्या पद्धतीने त्यांनी धोका दिला पवार साहेबांना, ज्या पद्धतीने धोका दिला उद्धव साहेबांना, तुम्ही ताई बरोबर बोललात की लढाई गद्दारी विरुद्ध खुद्दारीची आहे। महाराष्ट्रात आपण शिवाजी महाराजांच्या रायगडात राहतो नाही का? शिवाजी महाराजांची गद्दारी करणाऱ्या सूर्याजी पिसाळला इतिहासाने कधीच माफ केला नाही। आता बघा ना, साहेबांची इथे सभा आहे आणि सूर्याजी पिसाळची औलाद बाजूला सभा घेते। चॅलेंज, एक लक्षात ठेवा, मी तुम्हाला सांगतो इतिहास, महाराष्ट्राने ना खंडोजी खोपड्याला माफ केला, ना सूर्याजी पिसाळला माफ केला, तेवढ्या त्याच्या औलादींना तर कधीच माफ करणार नाही। एवढं तटकरे साहेब या रायगडाच्या भूमीवर तुम्हाला सांगतो। सभेची परवानगी 8 वाजेपर्यंत, 8 वाजेपर्यंत। अहो, पहिली गोष्ट, आम्ही इथे सभा घेत असताना त्यांना तिथे सभाची परवानगी देणं हेच मुळात पोलिसांचं चुकलेलं आहे। हे जर आम्हाला पोलीस सांगत असतील 8 वाजता सभा बंद करा, 8 वाजता बंद करणार नाही, काय व्हायचं ते होऊ द्या। असलं चालत नाही, आपली दादागिरी सहन नाही करणार। ते पोलीस ऐकतील, जितेंद्र आव्हाड ऐकायला जन्माला नाही आलं कोणाचं। मला हे असं चिठ्ठी देत जाऊ नका, माझं भाषण संपत आलंय। तो मेरे भाई और बहनों, हजरात और खवातीन, मेरी माँ बहनों, अब आखिरी 2 मिनट बोलता हूं। सुबह अगर शोहर कहेगा मटन लेके आ तो मत लाओ, चुनाव के दिन अगर शोहर कहेगा मटन लेके आओ तो मत लाओ, बोलेगा बिरयानी बनाओ तो मत बनाओ, उसको बोलो रात को ही सोते वक्त कि फजर का नमाज पढ़ना और पहले वोटिंग डाल के आना, मेरे साथ चलो। नहीं तो हमारी आदत है, जरा सुबह छुट्टी का दिन है, सुबह जरा देरी से उठेंगे। मराठी लोग तो बेचारे सुबह उठ जाते 5 बजे, खेती पे जाते, इधर जाते उधर जाते। पर हमारे कुछ अकलियतों के भाई हैं जो छुट्टे के दिन 11 बजे ही उठते हैं। फिर बीबी को रात को ही बोला होता है गोश्त लेके आप बिरयानी वगैरह बना दे, तो उठ के नहा धो के बिरयानी खाएंगे। फिर बीबी को बोलेंगे थोड़ी देर सोता हूं, और जो सोएंगे वो 5 बजे उठेंगे। अरे 5 बज गए, जाने दे, अब कहां वोटिंग को जाते हैं। तो तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी है। सब थोड़ा मेरी बहनों लक्ष्य ध्यान में रखो, ये शोहर है ना आपके, इनको कान के पकड़ के उठाओ कि फजर का नमाज पढ़ाओ, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। अगर ये चुनाव हारेंगे तो 2029 का चुनाव नहीं होगा। अगर ये चुनाव हारेंगे तो हमारा दस्तूर बदला दिया जाएगा। क्या हमें दस्तूर प्यारा नहीं है? आप बताइए, प्यारा है कि नहीं है? तो क्या दस्तूर बचाने के लिए नहीं उठोगे?
ये तटकरे के खिलाफ लड़ाई नहीं है हमारी। तटकरे जो सोच में शामिल हुआ है उस सोच के खिलाफ की लड़ाई है। हमें तटकरे को गिनते भी नहीं है। और जो सोच के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्या उम्र है उस आदमी की? 85। कितनी मीटिंगें लेते हैं दररोज? 3। टेम्परेचर क्या? 45। क्यों कर रहे हैं सब? उनको कुछ पाना है? सब मिला लिया है। बेटी भी भारी दूर से चुन के आएंगी, लेकिन मेरे सब साथी जिसको मैंने हाथ दिया है सब चुन के आने चाहिए। इसलिए ये आदमी यहां पे आके बैठा है। सिर्फ तालियां मत बताओ, कसम खाओ कि ये सभा में जाके निकल के हम गांव गांव जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, लोगों को जरा उठाएंगे और बताएंगे कि तुम्हारा वोट कितना इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा ही वोट इस देश की दशा और दिशा बदल सकता है। जो दशा है उसको बदलने का है तो अल्लाह के लिए, परमेश्वरासाठी, हिंदू असो नाहीतर मुसलमान, तुम्हाला जर संविधान हवं असेल, इथल्या मागासवर्गीयांना जर आरक्षण हवं असेल, संरक्षण हवं असेल, तर हे संविधान आपल्याला वाचवावंच लागेल। हे बोलण्याचं स्वातंत्र्य हे संविधानाने दिलंय आणि त्याच्यासाठी आपल्याला संसदीय लोकशाही टिकवावी लागेल। आपली डेमोक्रेसी अडचणीत आहे, आपली लोकशाही अडचणीत आहे, आपलं संविधान अडचणीत आहे। आपल्याला सगळ्यांना उठून विद्रोह करावा लागेल आणि त्या विद्रोहासाठी मतदान करा एवढीच विनंती करतो। रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, खुदा हाफिज।